गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए हम लोग यूपी स्पेशल जीके पढ़ रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को इतना पढ़ा दूंगा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए सफिशिएंट होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपनी जो क्लास है वो पर डे लेते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राज्यपाल। वो टॉपिक क्या है? राज्यपाल। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो राज्यपाल होता है ये राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। दूसरी बात, अगर हम वही दूसरी ओर बात करें कि भाई राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, यानी राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है या राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो राज्य का जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। यानी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और वहीं अगर हम बात करें कि राज्य की जो कार्यपालिका है यानी राज्य कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो होता है राज्य का राज्यपाल। वो कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, राज्य विधानमंडल का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। यानी जो राज्यपाल होता है वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है। कहने का मतलब ये है कि राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये एग्जामिनर पुटअप करे कि राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो आप लोगों का आंसर होगा राज्यपाल। और राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो आप लिखोगे अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 155 में? कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा?
राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और अगर हम इसकी शपथ की बात करें, किसकी बात करें, शपथ की, तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे शपथ में, आप लिखोगे उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाई जाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और उसको शपथ कौन दिलाएगा, उस राज्य के, यानी जिस राज्य का वह राज्यपाल है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तीसरी बात, अब जो राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। तो आप लिखोगे राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। यानी जो राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसको शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं। आगे हम अगला पॉइंट लिखेंगे। राज्यपाल की अगर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि भाई राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो आप लिखोगे न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट, अगर हम राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आप यहाँ पर नोट करके लिखोगे, नोट करके आप क्या लिखोगे, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत कार्य करता है।
यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब ये जो प्रसाद पर्यंत आया है, इससे क्या तात्पर्य है? प्रसाद पर्यंत से ये तात्पर्य नहीं है कि जब राष्ट्रपति चाहे तब इसको हटा देगा। ऐसा नहीं होता कि भाई नियुक्ति राज्य में राज्यपाल ने राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो भारत का राष्ट्रपति करेगा, ये भी ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा, ये भी ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये भी ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। फिर हमने आपको बताया यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत से आप ये मत समझ लेना कि जब राष्ट्रपति चाहे तब इसको हटा सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से, प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने स्वयं विवेक से इसको हटाएगा, नहीं, वह मंत्री परिषद से क्या लेगा? परामर्श करेगा। तो आप लिखोगे प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। आप लिखोगे प्रसाद पर्यंत का अर्थ, प्रसाद पर्यंत का अर्थ, प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है, नहीं है। कुछ आप लोगों को प्रसाद पर्यंत से आप इतना समझ लेते हो कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा दे, यानी राष्ट्रपति इसको अपने स्वयं विवेक से नहीं हटा सकता। तो आप लिखोगे प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है, बल्कि प्रसाद पर्यंत का अर्थ, बल्कि प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि वे मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। वे मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। वे मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। समझ में आई इतनी बात आप लोगों के? मैंने क्या बताया है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब प्रसाद पर्यंत का अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे जब इसको हटा दे, यानी राष्ट्रपति का यहाँ स्वयं विवेक नहीं चलेगा, राष्ट्रपति का यहाँ स्वयं विवेक नहीं चलेगा। यानी प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है, बल्कि प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि वे मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। इतनी बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?
तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 213 में मिलता है। तो आप लिखोगे राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में वर्णित है। अनुच्छेद 213 में वर्णित है। यानी अगर आप लोगों से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुटअप कर ले कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 213 में मिलता है। और वहीं आप नोट करके लिखोगे, दोनों पॉइंट एक जगह हो जाएंगे तो आप लोगों का जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123। यानी अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करने की शक्ति अपने पास रखता है और अनुच्छेद 213 के माध्यम से राज्यपाल अध्यादेश को जारी करने की शक्ति रखता है। कहने का मतलब यह है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 213 में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 123 में। अब पॉइंट ये है कि ये अध्यादेश होता क्या है, ये अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश तो आप लिखोगे अध्यादेश का अर्थ होता है एक नियमित समय के लिए बनाया गया कानून। एक नियमित समय के लिए बनाया गया कानून। एक वीडियो जस्ट ही मैं अध्यादेश से संबंधित YouTube पर अपलोड करूंगा जो आप लोगों के दिलो दिमाग में छा जाएगी। अध्यादेश तो बस अभी तो आप इतना याद रखोगे, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 213। या अनुच्छेद 213 के माध्यम से राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति अपने पास रखता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 123 में, और यहाँ अनुच्छेद 213 में। अब ये अध्यादेश होता क्या है, तो आप लिखोगे अध्यादेश एक नियमित समय के लिए बनाया गया कानून होता है। अध्यादेश एक नियमित समय के लिए बनाया गया कानून होता है। क्लियर है यहां से? चले आगे चलते हैं। अध्यादेश से रिलेटेड दो
क्वेश्चन मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 8 सप्ताह, 8 सप्ताह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। वही दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 माह 6 सप्ताह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 सप्ताह। कितना होगा? 6 सप्ताह, क्योंकि अनुच्छेद 123 में 6 सप्ताह का उल्लेख मिलता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 6 माह आंसर होगा, नहीं। अध्यादेश की अवधि का जो उल्लेख है, यानी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 सप्ताह। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, यहाँ अध्यादेश की अवधि और यहाँ अधिकतम अवधि, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह 6 सप्ताह। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन में धरती आसमान का अंतर है। अध्यादेश की अवधि कितनी, तो 6 सप्ताह। अध्यादेश की अधिकतम अवधि तो कितनी, 6 माह 6 सप्ताह। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, तो आप लोगों की जो हेडिंग होगी वो होगी राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, तो अगर हम इसकी शक्तियों की बात करें तो एक पढ़ेंगे हम कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, और एक हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, और एक हम पढ़ेंगे यहां से न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। तो अगर हम इसकी कार्यकारी शक्तियों की बात करें, कार्यकारी शक्तियों की बात करें
तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो अगर हमने इसकी कार्यकारी शक्तियां पढ़ेंगे, अब हम कार्यकारी शक्तियां, तो आप कार्यकारी शक्तियों में लिखोगे, क्या लिखोगे? कार्यकारी शक्तियों में आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो जाएगा इसकी कार्यकारी शक्तियों में, क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो अगर हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं। और अगर हम कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आप यहां से फोर्थ पॉइंट लिखोगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। दैट इज क्लियर। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की। तो आप हेडिंग लगाओगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां
विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों में आप पहला पॉइंट याद रखोगे, क्या याद रखोगे? सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना। आहूत यानी बुलाना, यानी सत्र कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। सत्र आहूत करना यानी आहूत यानी बुलाना, तो सत्र बुलाना। सेकंड, सत्रावसान, सत्रावसान, सत्रावसान करना यानी, सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, सत्र की समाप्ति की घोषणा करना ही क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। सत्र समाप्ति की घोषणा करना ही क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। उसके बाद नंबर 3 पर 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करना, विधान परिषद में मनोनीत करना, विधान परिषद में मनोनीत करना। तो विधायी शक्तियों में सत्र आहूत करना यानी सत्र बुलाना, सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करना। ये राज्यपाल की कैसी शक्तियां हैं? विधायी शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं? विधायी शक्तियां हैं। तो अब आप हेडिंग लगाओगे न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। नंबर 1 पर आप लिखोगे क्षमादान, करने की शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास है। जैसे सजा की प्रकृति को बदलना, सजा को स्थगित करना, सजा को कम करना। लिखोगे आप सजा की प्रकृति को बदलना। बी में लिखोगे सजा को कम करना, और सी में लिखोगे सजा को स्थगित करना, सजा को स्थगित करना। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखोगे, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो जो राज्यपाल है मृत्यु दंड को कारावास, आजीवन कारावास में तो बदल सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के। यानी राष्ट्रपति
अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसको पूर्ण माफ भी कर सकता है और उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। ऐसे ही राज्यपाल के बारे में आपको क्या लिखना है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तो बदल देगा, लेकिन पूर्ण रूप से मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। तो आप नोट करके लिखोगे, राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में तो बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है, क्षमादान करने की शक्ति में सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा को स्थगित कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। यानी राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तो बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ कौन कर सकता है? केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति। वहीं दूसरी बात, अगर हम सैन्य न्यायालय की बात करें तो आप लिखोगे, नोट करके लिखोगे इसको भी, सैन्य न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है। सैन्य न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो राज्यपाल उस सजा को कम नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस या नो? दैट इज क्लियर। कहने का मतलब यह है, क्षमादान करने की अगर हम शक्ति की बात करें, सजा की प्रकृति को बदलना, सजा को कम करना, सजा को स्थगित करना। समझ में आई मेरी बात? लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तो बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है, उसको पूर्ण रूप से माफ करना है कि भाई जाओ आप अपने घर जाओ, तो ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? ये शक्ति सिर्फ किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के। मान लो ए व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, अगर उसके मृत्युदंड को माफ करना है कि भाई आप अपने घर जाओ, आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाता, तो वो शक्ति सिर्फ किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के। क्लियर है? दूसरी बात, सैन्य न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो राज्यपाल उस सजा को कम नहीं कर सकता, तो ये आपका राज्यपाल था। अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट, बस सिलेक्टेड पढ़ने हैं राज्यपाल में, ठीक है? बाकी आप लोगों की जब पॉलिटी चलेगी तो पॉलिटी आप लोगों को अच्छे से करा दी जाएगी, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो।
अगर हम इनके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं तो आप लिखोगे लिखना सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो राज्यपाल बनी थी वो बनी थी 15 अगस्त 1947 को, और कब तक रही थी? 2 मार्च 1949 तक। तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, यानी उत्तर प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश रखा गया वो रखा गया 24 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब यह है जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के ही नाम से जानते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा सरोजिनी नायडू। दूसरी बात, ये जो सरोजिनी नायडू है प्रथम महिला राज्यपाल है, प्रथम महिला राज्यपाल हैं, ना कि उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत की। अगर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन ये आए कि भाई भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तब भी आप लोगों का आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू होगा। क्या होगा? सरोजिनी नायडू होगा। क्लियर है यहां तक? तो नंबर 2 पर आप लिखोगे HP मोदी। HP मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन? HP मोदी। कौन? HP मोदी। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति ऐसी भी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और ऑप्शन में हो HP मोदी, तो आप आंसर क्या दोगे? HP मोदी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। या संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल, आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। दैट इज क्लियर। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछे तो HP मोदी, लेकिन जब ये राज्यपाल बनी थी तो उस समय उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से। तो इतना डेप्थ में भी आपको जानना है कि भाई उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछे और ऑप्शन में क्या हो? ऑप्शन में आप लोगों का HP मोदी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? HP मोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HP मोदी हो जाएगा। क्लियर है? या ऐसे पूछ लिया जाए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू। दैट इज क्लियर? ओके। नंबर 3, नंबर 3 पर बने थे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे KM मुंशी। KM मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ये इनका पूरा नाम है। नंबर 4 पर आप लिखोगे वराह गिरी वेंकट गिरी, यानी VV गिरी।
यानी वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। और ये उत्तर प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं जो आगे चलकर भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने। भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने। क्लियर है। सरोजनी नायडू, संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, या कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एचपी मोदी, एचपी मोदी। और उसके बाद के.एम. मुंशी, उसके बाद कौन है, वराहगिरी वेंकट गिरी। क्लियर है। उसके बाद नंबर 20 पर आप लिखोगे राम नाइक। और नंबर 21 पर आप क्या लिखोगे, यानी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। ये क्या है, वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास लेंगे हम, ठीक है। ओके, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।